हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। ये आपका 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका 3rd वीडियो है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। उसके पहले बात किए थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसमें हम बात करेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। छोटा सा वीडियो है, धैर्यपूर्वक आप लोग देखिए, मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज रवि मोहन पांडे एंड यू आर वाचिंग RMP's केमियोलॉजी। तो आप लोग हेडिंग लगाइए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, हम आपको बता चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि कुछ रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कोई होगा ऐसा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा, कुछ ऐसा सेटअप होगा उसका, उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अच्छा, हम केमिकल इक्वेशन की जब बात कर रहे हैं तो हम यहां पर एक इक्वेशन लिख ही लेते हैं। H2 + O2 गिव्स आउट H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? पहला सवाल, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? अगर नहीं तो कैसे करेंगे? तो अगर कैसे करेंगे उसका जवाब जानना है तो थोड़ा सा वेट करिए, अगला वीडियो उसी पर आएगा, ठीक है। अभी अगर बैलेंस इसको हम कर देते हैं ऐसे ही, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब सवाल आया कि हम किसी रिएक्शन को, किसी इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन कब कहेंगे। किसी इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कब कहेंगे? तो उसका जो आंसर है वो एक लाइन में है कि जब R = P होगा। जब R = P होगा तब हम उसे कहेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है। अब ये R और P का क्या मैटर है ना। तो R का जो मैटर है वो नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड सेट टू बी द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। जब एटम रिएक्टेंट साइड के वो बराबर हो जाएंगे प्रोडक्ट साइड के एटम के, तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल आया कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, है ना। दूसरा जो सवाल आया वो आया कि वाई, रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो इस वाई का जो आंसर आया ये आया टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहली बात तो ये थी कि टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी रिक्वायर टू बैलेंस अ इक्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? इसके बाद जो आया आपके मन में सवाल कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो सर ने कहा कि भैया आप लोग 9th में पढ़ के आए हैं, वहां पे आपको बताया गया है। सर ने तो बच्चे ने कहा कि सर हम नहीं पढ़े हैं 9th में, तो सीधा जवाब आया कि आप लोग एक लाइन में लिखिए लिखिए मास नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction, ठीक है। ये आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसे कहते हैं। मास को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तब क्या होगा कि मास विल बी कांस्टेंट। पूरे सिस्टम का जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे रिएक्शन हो रहा है, समझो कि ये रिएक्शन आपका हो रहा है, H2O2 मिलकर के H2O बन रहे हैं, तो इसका जो मास होगा, अगर एक लाइन में हम इसको समझें, इस डेफिनेशन को, तो यहां पर आएगा कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये कहता आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो अब इसको क्या ये सेटिस्फाई करेगा? हमने क्या बताया कि जो एटम होंगे रिएक्टेंट के साइड में वो इक्वल होने चाहिए एटम जो है प्रोडक्ट के साइड में। जब एटम इक्वल होगा तभी तो मास इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है?
जब एटम इक्वल होगा, जैसे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, जब 4 यहाँ है 4 यहाँ है, तभी तो ये मास इक्वल होगा इसका। 4 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, लेट सपोज 4 mu हो गया, तो इसमें भी तो 4 mu ही होगा। तो क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट जो था मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा, है ना। तो जो आपका सवाल था कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, उसका आंसर आया कि हम कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम उसको बैलेंस करते हैं। तो आपने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो हमने बताया कि मास को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में, वो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये बात थी कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, क्या ये वेरीफाई कर रहा है, क्या ये वेरीफाई कर रहा है इस लॉ को, तो इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है, जो आपका इक्वेशन दे रखा है ऊपर, क्या ये फॉलो कर रहा है। तो ऐसे करेगा ये फॉलो, हम पहले इसका लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। ये 2 है तो मास कितना आ रहा है, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 6 2 जा, अरे 16 होता है सॉरी, 16 2 जा 32, तो ये कितना हो गया 36। जो रिएक्टेंट का मास आ रहा है वो 36 आ रहा है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो 2 को ले लेते हैं बाहर, क्योंकि 2 तो बाहर है। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है, ऐसे ही जान लो भाई, ये सब याद कर लो, 18 होता है, नहीं पता 16 to 18, तो ये क्या हो गया, ये कितना 18 2 जा 36। तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है 36, मास ऑफ प्रोडक्ट है 36, हेंस वैलिड है किस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एक और ही एग्जांपल ले लेते हैं बहुत बढ़िया सा, अमोनिया का, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए, N2 है, H2 है, ये दे रहा है NH3, अभी ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस करेंगे कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन 14 इंटू 2 प्लस 3 बाहर कर लिया, 2 इंटू 1, तो क्या हो गया 28 प्लस 6 34, मास ऑफ रिएक्टेंट 34 आ रहा है। नाइट्रोजन का जो, अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 17 होता है, तो ये कितना आ गया 34। 17 निकाल सकते हो क्योंकि 14 और 3 17, कितना हो गया 34। तो मास ऑफ रिएक्टेंट 34, मास ऑफ प्रोडक्ट 34, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर हम इसको मिटा देते, इसको भी मिटा देते, तब ये क्या होता, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाता। ठीक है, तो ये थी आज की बातें। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो बात यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।